वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो पहला है, धौली में चट्टान को काटकर बनाया गया हाथी उड़ीसा की सबसे पुरानी बौद्ध मूर्ति जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 272 से 231 ईसा पूर्व में बनवाया था। सेकंड है, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जिसे 332 ईसा पूर्व में चाणक्य के मार्गदर्शन की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। थर्ड है, बौद्ध साक्ष्य के अनुसार सिंहली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि धौली में चट्टान को काट कर बनाया गया हाथी उड़ीसा की सबसे पुरानी बौद्ध मूर्ति तो है, लेकिन इसे अशोक ने बनवाया था 272 से 231 ईसा पूर्व के समय। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है जबकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। सेकंड है, अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। थर्ड है, ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। फोर्थ है, ऋग्वेद में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख किया गया है। और फिफ्थ है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? नीचे कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा और पांचवा इनकरेक्ट है क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख मिलता है और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, संगम काल की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। पहला, कृषि मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। सेकंड है, चावल सबसे आम फसल हुआ करती थी। थर्ड है, इस काल में लोग सूती और रेशमी कपड़ों की कताई और बुनाई में अत्यधिक निपुण हुआ करते थे। फोर्थ है, पश्चिमी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक के उरयूर में बने हुए सूती कपड़ों की भारी मांग थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा इनकरेक्ट है क्योंकि पश्चिमी क्षेत्रों में विशेषकर तमिलनाडु के उरयूर में बने हुए जो सूती वस्त्र थे ये इनकी भारी मांग हुआ करती थी, ना कि कर्नाटक के। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, बौद्ध ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सेकेंड है, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु ने युद्ध के दौरान अजातशत्रु के मंत्री वत्साकर ने वैशाली में बुद्ध से मुलाकात की थी। थर्ड है, सहारनपुर का सिंगरौर नामक स्थान प्राचीन काल में शंगवेरपुर के नाम से जाना जाता था। कौन से कथन इनमें से सही दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि प्रयागराज का है सिंगरौर, ना कि सहारनपुर का है, जहाँ पर प्राचीन काल में से श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, अश्वघोष कनिष्क के दरबार के राजकवि थे। सेकंड है, वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। थर्ड है, कनिष्क का नाम महायान बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के साथ साथ गांधार शैली के प्रसार से जुड़ा है। फोर्थ है, भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण अशोक के काल से ही प्रारंभ माना जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा इनकरेक्ट है क्योंकि भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कनिष्क के काल से प्रारंभ माना जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम किडफिसस को माना जाता है और वह फुजुल किडफिसस का पुत्र था। सेकंड है, विम किडफिसस शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने अपने सिक्कों पर खुद को महेश्वर घोषित किया था। थर्ड है, विम किडफिसस सिंधु नदी के पूर्व में कुषाण साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला कुषाण शासक था। फोर्थ है, विम किडफिसस अंतिम कुषाण शासक था जिसने सिक्कों पर द्विभाषी और दोहरी लिपि का उपयोग किया था। फिफ्थ है, कुषाण शासकों में विम किडफिसस भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रारंभ करने वाला पहला शासक था। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम किडफिसस, ये किडफिसस प्रथम का पुत्र था, ना कि कुजुल किडफिसस। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, तुगलक राजवंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सेकंड है, सैयद राजवंश का संस्थापक खिज्र खां था। थर्ड है, लोधी राजवंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। और फोर्थ है, निज़ाम शाही राजवंश का संस्थापक हसन गंगू था। कौन से कथन या कौन सा कथन है जो इसमें सही दिए गए हैं, कौन से मैच्ड हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही से मैच करके दिया गया है। चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि निज़ाम शाही राजवंश जो कि अहमदनगर का संस्थापक था वो मलिक अहमद था। कौन था? मलिक अहमद, ना कि हसन गंगू। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी अजमेर थी। सेकंड है, गहड़वाल राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी। थर्ड है, परमार राजवंश की राजधानी धारा नगरी थी। और फोर्थ है, कलचुरी राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, केवल तीसरा करेक्ट है, परमार राजवंश की राजधानी धारा नगरी थी, जबकि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी कन्नौज। गहड़वाल राजवंश की जो राजधानी थी वो भी कन्नौज थी। परमार राजवंश की राजधानी धारा नगरी और कलचुरी राजवंश की राजधानी थी त्रिपुरी। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राजराज प्रथम का मूल नाम अरुमौलीवर्मन था। इन्होंने राजराज की उपाधि राज्याभिषेक के अवसर पर धारण की थी। सेकंड है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है। थर्ड है, राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के दौरान नासिक और कार्ले गुफाएं प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हुआ करती थीं। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि सातवाहन राजवंश के शासनकाल के दौरान नासिक और कार्ले, जिन्हें कार्ला गुफाएं कहती हैं, ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हुआ करती थी। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। सेकंड है, सातवाहन काल में संगम काल में कावेरी डेल्टा का भाग अपने कृषि उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ करता था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही दिए गए हैं। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटन नामक शहरों की स्थापना मौर्य शासक सम्राट अशोक द्वारा की गई थी। सेकंड है, मौर्य काल के दौरान भूमि कर की दर 1/4 और 1/6 भाग के मध्य हुआ करती थी। थर्ड है, प्रबोध चंद्रोदय में नंद वंश के पतन के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने राज्य की स्थापना का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा नहीं सही है, क्योंकि विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था एक ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस, जिसमें नंद वंश के पतन के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने राज्य की स्थापना और विस्तार का वर्णन है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस याद रखना है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सेकंड है, वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। थर्ड है, पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था हुआ करती थी। चौथा है, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, चोल शासक शैव धर्म के प्रबल अनुयायी होते थे। सेकंड है, चोल शासकों के राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर होता था। थर्ड है, चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य कड्डलोर नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए थे। फोर्थ है, तक्कोलम का युद्ध चोल शासक परांतक प्रथम तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के बीच 989 ईस्वी में लड़ा गया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि चोल कालीन चित्रकला के जो साक्ष्य हैं तंजौर नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा जो तक्कोलम का युद्ध है चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण तृतीय, इनके बीच लड़ा गया था, लेकिन 1949 में। और इस युद्ध में राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय, इन्होंने चोल शासक को पराजित करके टोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय था, जो चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। सेकंड है, चालुक्य अभिलेख में हर्ष को सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। थर्ड है, लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री को भारत में गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है। फोर्थ है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल की उपलब्धियां, इनका वर्णन मंदसौर अभिलेख में किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना और सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय था, जो कि चीनी यात्री सिंह के अनुसार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल की उपलब्धियों का वर्णन है मंदसौर अभिलेख में, ना कि स्कंदगुप्त के। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, अलबरूनी के अनुसार बल्लभ नामक राजा ने शक संवत के 241 वर्ष बाद वल्लभी संवत का प्रवर्तन किया था। सेकंड है, गुप्त अभिलेखों के अनुसार सामान्य रूप से कृषक द्वारा राज्य को दिए जाने वाले भूमि कर को उद्रंग कहा जाता था। थर्ड है, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 16वां प्रश्न है, सही कथन फिर से चुनना है। पहला, अहमदनगर का वास्तविक संस्थापक मलिक अहमद था। सेकंड है, जैनुल आबिदीन की उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रित व्यवस्था के कारण इसे कश्मीर का औरंगजेब कहते थे। थर्ड, शिवाजी ने मिर्जा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो जैनुल आबिदीन की उदार नीतियाँ थी इसके कारण इसे कश्मीर का अकबर तो कहते थे, लेकिन मूल्य नियंत्रित व्यवस्था के कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था। 17th क्वेश्चन है, इनमें से सही विकल्प चुनें। पहला है, निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं के प्रयासों से जुल्फिकार खां दक्कन का वायसराय बन गया था। सेकंड है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और अष्टप्रधान में पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित होता था। थर्ड है, विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का संगठन हुआ करता था, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि जुल्फिकार खां की मृत्यु हुई थी। इसके बाद सैयद बंधुओं के प्रयासों से निज़ामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय बनाया गया था। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है, कलकत्ता में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की स्थापना। सेकंड है, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। थर्ड है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। और फोर्थ है, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना।
अब इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है, मतलब इनके कोड का यूज़ करके। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3 4, क्योंकि कलकत्ता में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की स्थापना हुई 1825 में। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना हुई थी 1876 में। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक सिद्ध पुस्तकें दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। पहला द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। सेकंड है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की। फोर्थ है अ नेशन इन मेकिंग, राजा राम मोहन राय। और फिफ्थ है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। कौन से हैं कोड जो सही दिए गए हैं, कौन से मैच्ड हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अ नेशन इन मेकिंग ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। ठीक है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये लिखी थी राजा राम मोहन राय ने 1920 में। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 20वां प्रश्न है, सही कथन बताना है। पहला है, कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड है, विलियम एडम, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी, इनका संबंध बैप्टिस्ट मिशनरी से था। थर्ड है, बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए था। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। 21वां प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। पहला है, मोहम्मद शाह का शासनकाल 18वीं शताब्दी था। सेकंड है, बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 19वीं शताब्दी था। थर्ड है, मोरक्को का जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता भारत आया था 13वीं शताब्दी में। और फोर्थ है, इल्तुतमिश का शासनकाल था 14वीं शताब्दी। अब नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 टू 1748 AD और बहादुर शाह द्वितीय जफर का कार्यकाल था 1837 से 1857, 19वीं शताब्दी। लेकिन मोरक्को मूल का जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, ये 1333 से 47 ईस्वी के बीच, और जो इल्तुतमिश का शासनकाल था वो 1210 से 1236 ईस्वी था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल पहला और दूसरा ही मैच दिया गया था, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट है। 22वां प्रश्न है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे कि औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक, सेकंड है शिवाजी का राज्याभिषेक, थर्ड है अकबर का राज्याभिषेक और फोर्थ है बाबर का जन्म। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करिए और सही उत्तर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। कैसे? तो औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक हुआ 15 जून 1659 को। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में। अकबर का राज्याभिषेक हुआ 1556 में और बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले 4, फिर 3 है, फिर 1 और उसके बाद है 2। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 23rd क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला है, लखनऊ समझौते पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 को हस्ताक्षर किए गए थे। सेकंड है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को किया गया था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। थर्ड है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में प्रस्तुत किया गया था। कौन से कथन हैं जो सही है? इसमें आप ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को देखिए, पढ़िए और सही उत्तर बताइए।
पहला है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के बीच सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सेकंड है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा था। थर्ड है शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। फोर्थ है वर्ष 1829 में उन्होंने सती प्रथा विरोधी अभियान शुरू किया था। फिफ्थ है वर्ष 1818 में विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। अब इन कोड का उपयोग करिए और सही उत्तर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। चौथा और पांचवा क्यों गलत है? देखिए 1818 में सती प्रथा विरोधी अभियान शुरू किया गया था, जबकि विलियम बेंटिक ने 1829 में इसे एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, इसलिए दोनों इनकरेक्ट हैं। 25वां प्रश्न है सही विकल्प का चयन करना है। पहला है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था। सेकंड है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें सत्र में पारित किया गया था, जो 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि 1929 का जो ये अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ना कि मोतीलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न में फिर से बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला है 2 फरवरी 1930 से यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सेकंड है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में मुख्य रूप से उग्रवादियों और नरमपंथियों द्वारा 2 समूह में हो गया था। कौन से कथन है जो सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 27वां क्वेश्चन है फिर से सही विकल्प चुनिए। सारे विकल्प देखिए। पहला है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलकर वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सेकंड है मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। थर्ड है लेडी सदाशिव अय्यर ने 1917 में मद्रास में वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही होगा। 28 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से जो कथन सही हैं उनका चयन करें। पहला, नवाब अब्दुल लतीफ़ ने वर्ष 1861 में कोलकाता में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। सेकंड है मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकॉट ने मिलकर 1875 में यूएसए के न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थर्ड है एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर 1887 में बम्बई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि नवाब अब्दुल लतीफ़ ने वर्ष 1863 में कोलकाता में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी। सेकंड है पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। थर्ड है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पेयर सही दिए गए हैं? एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। पहला है मिरातुल ममालिक सिदी अली रीस के द्वारा। सेकेंड है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। थर्ड है तारीख़ अकबरी मोहम्मद आरिफ कंधारी ने लिखी। फोर्थ है ज़फ़रनामा ए आलमगीरी अकील खान रज़ी ने लिखा। कौन से पेयर हैं जो सही हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे के सारे सही दिए गए हैं। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, इनका चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 32nd क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के संबंध में गलत विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, दूध उत्पादन के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर कर्नाटक में दर्ज की गई है। ऑप्शन बी, वार्षिक वृद्धि दर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में पश्चिम बंगाल दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी, वार्षिक वृद्धि दर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। 33rd क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है, खाद्य और कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल अंडा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। सेकंड है, खाद्य और कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है कौन सा कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 34th क्वेश्चन है, 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की, इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला है, कार्बन स्टॉक की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर था। सेकंड है, केवल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश के 41.74% मैंग्रोव आवरण मौजूद है। थर्ड है, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दोनों की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 35th क्वेश्चन है, 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है, पुदुचेरी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के संदर्भ में सबसे कम मैंग्रोव आवरण है। सेकंड है, चंडीगढ़ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के संदर्भ में सबसे कम वन आवरण है। थर्ड है, लक्षद्वीप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के संदर्भ में सबसे कम वृक्ष आवरण है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 36th क्वेश्चन है कि नवीनतम अद्वितीय कृषि डेटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। पहला है, भारत में अरहर और तूर दाल के उत्पादन, अरहर और तूर दाल एक ही होती है, इसके उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है। सेकंड है, भारत में कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर है। और थर्ड है, भारत में अखरोट के उत्पादन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये सही उत्तर चूज करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है। 37th क्वेश्चन है, नवीनतम अद्यतन खनिज डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। सेकंड है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। थर्ड है, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्रोमाइट उत्पादक देश है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही दिए गए हैं। 38th क्वेश्चन है कि नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संबंध में
सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश है। सेकंड है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेपसीड उत्पादक देश है। थर्ड है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ना कि तीसरा है। 39वां क्वेश्चन है नवीनतम अधिकृत खनिज डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है भारत में फेल्ड्स्पार का सर्वाधिक भंडार राजस्थान राज्य में है। सेकंड है भारत में फायर क्ले का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा राज्य में है। थर्ड है भारत में गुजरात राज्य में ग्रेफाइट प्राकृतिक है, इसका सर्वाधिक भंडार है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है, न कि गुजरात में। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। सेकंड है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया है। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर आपको चूज करना ऑप्शन डी, दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है और 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 41वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प देखिए। पहला ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। सेकंड है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य का नाम 1980 के दशक में भारतीय सेना के रेड ईगल डिवीज़न के आधार पर रखा गया था। थर्ड है बुगुन लियोसिचला पक्षी को केवल ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में ही देखा जा सकता है। इनमें से कौन से कथन है ऊपर दिए गए जो सही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य का नाम 1950 के दशक में बदला गया था और रखा गया था रेड ईगल डिवीज़न के आधार पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न है सही विकल्प का चयन करना है, सारे कथन देखिए। पहला है केंद्र सरकार ने 2022 तक 40 गीगावाट की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था। सेकंड है 2023 के अंत तक रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन केवल 11 गीगावाट था। थर्ड है इसके चलते केंद्र सरकार ने समय सीमा 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दी थी। चौथा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 2 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत केवल 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा देने को कहा गया है, न कि 2 करोड़। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 43वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है इजराइल की सीमा मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्रों से लगती है। सेकंड है इजराइल साइप्रस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। थर्ड है जनसंख्या की दृष्टि से हाइफा इजराइल का सबसे बड़ा शहर है। और फोर्थ है, इसमें इनकरेक्ट दिया गया, हाइफा और तेल अवीव इजराइल के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करना है और सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पहला है यरूशलेम, सेकंड है तेल अवीव, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हाइफा, जो कि इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सी राइट है। 44वां क्वेश्चन है सही विकल्प का फिर से चयन करना है, कथन देखिए। पहला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा राज्य के एक सीमावर्ती गांव किबिथु में
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। सेकंड है किबिथु गांव भारत चीन सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार दृश्य का सामना करने वाला एकमात्र सर्कल हेडक्वार्टर है। इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसका एक राज्य है सीमावर्ती राज्य किबिथु, इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ना कि त्रिपुरा में। 45वां क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह पिछले साल भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक के आयोजन के लिए खबरों में था। चाबहार बंदरगाह किस मध्य पूर्व देश में स्थित है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। 46वां क्वेश्चन है, सोलोमन द्वीप जो पिछले साल चीन के साथ पुलिस सहयोग संधि सहित 9 समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए खबरों में था, उस शहर का चयन करें जो सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन ए देखिए, इसमें है पोर्ट मोरेस्बी, ऑप्शन बी पोर्ट विला, ऑप्शन सी फनाफुटी और ऑप्शन डी है होनियारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होनियारा। ये सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है होनियारा। जो सोलोमन द्वीप समूह है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। और सोलोमन द्वीप के जो प्रधानमंत्री हैं मनसे सोगावारे, इन्होंने जुलाई 2023 में चीन के साथ पुलिस सहयोग संधि सहित 9 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। और ये सोलोमन द्वीप समूह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। 47वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी वियतनाम। इनमें से वियतनाम से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा अगर एशियाई देशों की बात की जाए तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से गुजरती। किरिबाती ओशिनिया का पार्ट है। अफ्रीका के युगांडा, सोमालिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से गैबन, केन्या, साओ टूम और प्रिंसिपे और कांगो से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील से गुजरती है। यहाँ पर मालदीव, इंडोनेशिया ये था लेकिन वियतनाम नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, लाल सागर के पूर्वी क्षेत्र का अधिकांश भाग सऊदी अरब में स्थित है। सेकंड है, लाल सागर अपनी दक्षिण पूर्वी सीमा यमन के साथ साझा करता है। थर्ड है, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया तथा जिबूती लाल सागर के पश्चिम में स्थित है। फोर्थ है, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप लाल सागर की उत्तरी सीमा तक स्थित है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट दिए गए हैं? इन कोड को देख करके सही उत्तर चूज करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ स्थानांतरित कृषि है, दूसरी तरफ इनका क्षेत्र है। स्थानांतरित कृषि में चेन्ना है, कैनगिन है, मिल्पा है और तोंगिया है। क्षेत्र की बात करें तो श्रीलंका है, फिलीपींस है, म्यांमार है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको है। अब इनको आपस में मैच करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रीजन के अनुसार। चलिए इसका राइट आंसर देखिए, हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात चेन्ना श्रीलंका में बोलते हैं, कैनगिन बोलते हैं फिलीपींस में, मिल्पा बोलते हैं मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। तो सी का 4 है, तोंगिया बोलते हैं म्यांमार में। डी का 3rd हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प फिर से चयन करना है। पहला कथन है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है। सेकंड है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। थर्ड है, बैकाल झील रूस में स्थित है। फोर्थ है, सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से बैकाल झील विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील है। और बैकाल झील को 1996 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 कथन सही दिए गए हैं बैकाल झील के बारे में।